सो हेलो फ्रेंड, चलिए इसमें हम लोग भारतीय इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आने वाले जो यूपीएससी एग्जाम है यूपीएससी का, उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यूपीएससी के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं परिचय क्या है। वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द बस से हुई। बस माने बसने या रहने के स्थान। ठीक है। भारतीय वास्तुकला का वर्णन तो प्राचीन समय में हड़प्पा, मौर्यकालीन, फिर उत्तरोत्तर मौर्य, इसमें गंधारा, मथुरा मंदिर इसमें आते हैं, फिर गुप्त काल का और फिर दक्षिण भारत के। तो ये प्राचीन भारत के स्थापत्य कला है, वास्तुकला है ये। इसके बाद ये मध्यकालीन में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में इंडो गोथिक शैली और नव रोमन शैली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हड़प्पा कालीन, सिंधु कालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित स्थापत्य निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शहरों नगरों में ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए थे। तो शहर और नगरों को ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाया गया था। तो ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर हाउसेज होते थे और ये आपस में सड़कें समकोण पर आपस में काटती थी, समकोण पर आपस में काटती थी और ग्रिड पैटर्न था, पूरा ग्रिड पैटर्न था। भवनों में पक्की ईंटें यानी भट्टी में पकी हुई ईंटें, लकड़ी व पत्थरी का उपयोग होता था। फिर बरामदा घर के बीचों बीच बनाया जाता था और कमरे के द्वार इसी में खुलते थे। तो बरामदा घर के बीच में बनता था और कमरे के द्वार इसी में खुलते थे। घर का मुख्य द्वार घर के पीछे रहता था। तो घर का जो मुख्य द्वार है ये घर के पीछे रहता था। ये बेसिकली ग्रेट बात है, ग्रेट बात है। और ये ग्रेट बात दोस्तों ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया। मोहनजोदाड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान का पार्ट है। शहर 3 भागों में विभाजित होता था, धोलावीरा से ऐसा तो पता चलता है। तो पहला तो अपर पार्ट होता था, अपर टाउन होता था। फिर मिड टाउन होता था, मिडिल वाला टाउन, जहाँ पर घरों की संख्या कम होती थी, और एक लोअर टाउन होता था। तो नगर 2 हिस्सों में बटे थे, जिसमें पहला था दुर्ग या गढ़ी, तो जिसको सिटाडेल बोलते थे, सिटाडेल, और निचला से था लोअर टाउन। तो गढ़ में ये ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होता था, यानी सिटाडेल जो था ऊंचे चबूतरे पर, यानी ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बना होता था, ऊंचे स्थान पर बना होता था। तो निचला भाग ये मैदानों में बसे होते थे। महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन यहाँ पर थे, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन थे। फॉर एग्जाम्पल अन्न भंडार, सार्वजनिक स्नानागार आदि यहीं पर स्थित होते थे। कहाँ? सिटाडेल में, ऊंचे वाले स्थान में। फिर इसमें किलेबंदी का अभाव पाया जाता था निचले शहर में। नागरिकों के भवन यहाँ पर होते थे और आकार इसके छोटे होते थे, इसका आकार बड़ा होता था, यानी जो सिटाडेल का आकार होता था वो बड़ा होता था, और लोअर टाउन है निचला शहर, उसका जो आकार होता था वो बड़ा होता था। तो सिटाडेल का आकार बड़ा होता था, मतलब छोटा होता था, और छोटे शहर निचला शहर उसका आकार बड़ा होता था। क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या, नागरिकों के भवन थे तो ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए थी, इसलिए इसका आकार, ज़्यादा जनसंख्या को बसने के लिए इसका आकार बड़ा होना ही चाहिए। जल निकासी व्यवस्था तो धोलावीरा में सबसे अच्छी जल निकासी व्यवस्था थी। नालियाँ ढकी हुई थी। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से मिलता है। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से मिलता है। ये फिर अन्न भंडार तो कृषि उत्पादों बफर स्टॉक के लिए बनाए गए थे, तो इनको बफर स्टॉक के लिए यूज किया जाता था, अन्न भंडार। फिर हड़प्पा में 6 कमरों के अन्न भंडार मिले, और मिले कहाँ है? मोहनजोदाड़ो में मिले। घरों के कोने में ईंधन के जले हुए अवशेष प्राप्त हुए। घरों के कोने में ईंधन के जले हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कोनों में जले हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं ईंधन के, मतलब यहाँ पर भोजन वगैरह बनता था। हड़प्पा सभ्यता में नगरों में सभी प्रकार के भवन मिलते हैं, किंतु मंदिर का कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। तो मंदिर का कहीं स्पष्ट, टेम्पल्स का कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, ये भी याद रखने की योग्य बात है। चलिए जल संचय तो धोलावीरा में कच्छकिरण में जल संचयन का ढांचा मिला है, तो ये याद रखिएगा, कहाँ? धोलावीरा में। फिर मौर्यकालीन वास्तुकला तो ये 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच में रहा। तो स्तूप निर्माण की कला यहाँ प्रसिद्ध हुई। दिव्या बदान में दर्ज है ये, और अशोक ने 84,000, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। पेंटेड ग्रेवयार्ड, तो पेंटेड ग्रेवयार्ड ये क्या है? तो पश्चिम गंगा के मैदान और भारतीय उपमहाद्वीप पर घग्गर हाकरा घाटी की एक लौह युगीन भारतीय संस्कृति, है ना। पश्चिम गंगा के मैदान और भारतीय उपमहाद्वीप पर घग्गर हाकरा घाटी की एक लौह युगीन ये संस्कृति थी, पेंटेड ग्रेवयार्ड। फिर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मौर्यकालीन की महत्वपूर्ण
ये मौर्य काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। पेंटेड ग्रेवियर, ये पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम गंगा के मैदान और भारतीय उपमहाद्वीप के खकर हाकरा घाटी की एक लोहयुगीन संस्कृति थी, जबकि ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश बेयर है ये मौर्य काल की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। मेगास्थनीज अपनी इंडिका में अशोक स्तंभ के बारे में लिखते हैं। एक स्तंभ जो गोलाकार है बिहार म्यूजियम में है, तो एक स्तंभ जो गोलाकार है वो बिहार म्यूजियम में स्थित है। जरवीरा आयरन का पुराना अवशेष। मौर्य काल में प्लेस स्ट्रक्चर कम मिलते थे, मौर्य काल में प्लेस स्ट्रक्चर कम मिलते हैं। स्तूपा तो बौद्ध काल में है ना, इसका निर्माण हुआ, कुल मिलाकर बौद्ध काल से संबंधित है ये। यह समाधि नुमा भवन होते थे। स्तूप तो ये ढेर या ढूहा, पिपरवाहा स्तूप यहाँ पर ऐसा मिलता है। इसको स्तूपों को बिल्कुल के लिए ढेर या ढूहा कहा जाता था, और पिपरवाहा स्तूप ये तो सांची का स्तूप देखते हैं इसमें, तो ये अर्धवृत्ताकार संरचना होती थी, अर्धवृत्ताकार संरचना होती थी। मौर्यकालीन स्तूप के तोरण द्वार में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है एवं अन्य में पत्थर का। तो मौर्य कालीन जो स्तूप है के तोरण द्वार में जो है लकड़ी का प्रयोग हुआ है, लेकिन अन्य जगहों पर पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इसकी वेदिका पर कोई अलंकरण नहीं, सादगी ही इसकी विशेषता है। अंड तो ये अंड होता है दोस्तों, ये अंड होता है। गोलार्ध का गुंबद यह बुद्ध के अवशेष पर निर्मित है। फिर छत्र तो ये है छत्र, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का प्रतिनिधित्व ये करता है छत्र, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। फिर तोरण, स्तूप के चारों ओर के द्वार, तो ये है तोरण, स्तूप के चारों ओर के द्वार। फिर वेदिका ये क्या होती है, तो लकड़ी या पत्थर के रेलिंग जिसमें स्तूप घिरा होता है ना, तो ये वेदिका क्या है, लकड़ी या पत्थर के रेलिंग जिससे स्तूप घिरा होता है, ये पूरी रेलिंग जिससे स्तूप घिरा होता है। फिर मेधी ये क्या होता है, ये भक्तों के लिए पथ होता है, मेधी भक्तों के लिए पथ, ये है दोस्तों मेधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं। इन स्तंभों पर खास तरह की पॉलिश की गई है जिसे ओप कहते हैं, ओप। इन स्तंभों की ऊंचाई 30 से 50 फुट तक है। स्तंभ का मुख्य भाग लाट कहलाता है, ऊपरी हिस्सा शीर्ष। फिर प्रमुख स्तंभ ये लौरिया नंदनगढ़ में है, फिर रामपुरा, वैशाली, सारनाथ, सांची, सनकिस्सा, ये महत्वपूर्ण कुछ बौद्ध स्तंभ है। इसमें थोड़ा सा और आर्किटेक्चर देखते हैं, जो बौद्ध आर्किटेक्चर बने हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एनिमल का स्ट्रक्चर बना होता था, फिर ये धम्म और चक्र यहाँ पर प्रदर्शित होता था, और ये पूरा ये साल्ट होता था। तो ये महत्वपूर्ण इसका स्ट्रक्चर है। तो एनिमल इसमें बैल हो सकता था, शेर हो सकता था, मोर हो सकता था, और यहाँ पर धर्मचक्र का अंकन होता था, ये देखिए, और ये पूरा साल्ट होता था। दस्ता तो बलुआ पत्थर की ऊंची अखंड संरचना, कमल के फूल का आधार, बौद्ध स्तंभ का या बौद्ध धर्म का प्रतीक कहलाता था। तो दस्ता क्या होता था, बलुआ पत्थर की ऊंची अखंड संरचना, कमल के फूल का आधार, बौद्ध धर्म का प्रतीक।